हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल संवत 2079 यानी कि 2079। आने वाला संवत बाजार के लिए कैसा रह सकता है, किन सेक्टर्स पे रखनी होगी आपको नजर, कौन से ऐसे शेयर है जो आपको बढ़िया सा रिटर्न देंगे, इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारी जुड़ चुकी है, मिस अमीशा वोरा, को ओनर एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभुदास ब्रदर। वेरी गुड आफ्टरनून अमीशा, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो सर। मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो ये चैनल चालू करने के लिए एक मीडियम जहां से आप सभी इन्वेस्टरों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएंगे, समझ बढ़ाएंगे। जी, एंड सभी दर्शकों को भी ये नए साल की खूब खूब बधाइयाँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम चलिए बाजार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन है काफ़ी सतर्क हो चुकी है और काफ़ी क्यूरियस हो गई है मार्केट्स को लेके। जैसे कि डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट जो है वो इक्विटीज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम दिवाली से दिवाली तक की बात करें, यानी कि अब कुछ ही दिन ही दिवाली को बाकी बचे हैं, तो हमने एक निफ्टी में पीक भी देखा, रिकॉर्ड भी देखा और एक 52 वीक लो भी देखा, लेकिन स्थिरता भी देखी, रेजिलियंस भी देखी हमारी इंडियन मार्केट्स की तरफ से। आने वाला संवत जो है वो कैसा लग रहा है आपको एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है और वोलेटाइल रहना मार्केट का काफी संभव लगता है। देखिए, ये एक सिचुएशन थोड़ा बैकग्राउंड से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जी, जब भी कोविड इम्पैक्ट हो गया एंड हर जगह बिजनेसेस इम्पैक्ट हो गए, मोबिलिटी इम्पैक्ट हो गई, कंजम्पशन इम्पैक्ट हो गया, तब इतना पैसा प्रिंट हो गया कि मार्केट्स डिस्पाइट बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल डिड वेरी वेल। तो आप पहला साल जब देखोगी 20 से 21, तो बिजनेस अच्छा नहीं करता था, मार्केट बहुत ही अच्छा किया। जी, उसके बाद का अगर साल देखोगे 21 से 22, जो हम अभी दिवाली में खत्म करेंगे, तो मार्केट एज ए निफ्टी टू निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रहा। जी, एक्टिव बहुत रही, सो मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे आए, पर क्योंकि ग्लोबली वो एक्सेस पैसा प्रिंट करने की वजह से जो इन्फ्लेशन के बाउट्स आने लगे, सप्लाई टाइटनेस की वजह से इन्फ्लेशन के बाउट्स आने लगे, एंड इंटरेस्ट रेट एंड वो एक्सेस मनी निकालने का जैसे चालू हुआ, जी, तो फॉरेनर बड़ा पैसा ले गया, तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आता रहा, पर मार्केट फिर भी फ्लैटिश रहा। अब जब हम ये बैकग्राउंड देखते हैं और देखेंगे कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी कर रही है, वो मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा कर रही है अच्छा। अब क्योंकि जी, सेक्टर वाइज सेक्टर अगर आप देखने जाओ तो डिमांड कॉन्टूर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑटोमोबाइल देखें, बैंकिंग ग्रोथ 15-16% का तो 10 साल के बाद आया होगा। बिल्कुल, ऑटोमोबाइल में नॉट ओनली ग्रोथ आ रहा है, इतना पेंटअप डिमांड है कि बुकिंग्स आर वेरी हाई, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल्स ले लो या न्यू लॉन्चेस ले लो। आईटी थोड़ा टेपरिंग है, पर ऐसा कोई न्यू रिक्रूटमेंट बंद नहीं हुआ है, अभी भी 21% क्वार्टरली रेट है। एम्प्लॉइज को नई जॉब मिलती है तो करंट जॉब छोड़ देते हैं। होटल ऑक्यूपेंसीज ले लो, टूर ट्रैवल ले लो, कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ अदर आइटम्स लाइक फैशन ले लो, सो वी आर डूइंग रीजनेबली वेरी वेल। बट बिकॉज ये जो हेडविंड्स बन रहे हैं in terms of inflation, interest rate and liquidity tightening, राइट, तो मुझे लगता है कि at least for the next 6 months, economy will continue to do very well, but market will still remain range bound. उनको ऊपर जाने की जो ताकत पैसे से आनी चाहिए वो आने में टाइम लगेगा। फंडामेंटली हम अभी भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और ये टग ऑफ वॉर थोड़ा चलेगा तो मार्केट ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, तो पैसा नहीं होगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया। मैम अगर ऐसा रेंज बाउंड मार्केट रहता है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे रेंज को खेलने के लिए, इन द सेंस दैट व्हिच आर द सेक्टर्स जो आपको लगते हैं कि इस रेंज में भी अच्छा करें? एग्जैक्टली। तो ये रेंज बाउंड मार्केट अगर हमको व्यू थोड़ा समझ में आ जाए, तो क्या करते हैं, हम डीप डाइव करके स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
पहले फेज में क्या हो गया, सब कुछ गधे घोड़े सब कुछ चल गए। राइट। अब हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जहां पर बिजनेसेस थोड़े शील्डेड है, कि सपोज अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डिमांड कोलैप्स, कॉस्ट पुश, डिमांड कोलैप्स से बिजनेस में ऑर्डर्स नहीं आया, वो सब अनफोल्ड होती है, तो पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो फिर भी शील्डेड होना चाहिए कि उसको नए और लिक्विडिटी से या नए इंटरेस्ट रेट से बिजनेस नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फोकस करेंगे थोड़े से डिफेंसिव बिजनेस ढूंढने की फॉर क्रिएटिंग पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो, तो हमें टेलीकॉम लगेगा कि टेलीकॉम यूसेज एंड डेटा यूसेज विल नॉट बी डिपेंडेंट कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब मैं कम यूज करूंगा। नो, हम वो आदत से इतना जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। और 2014 से लेके 22 या अभी तो 23 हो जाएगा, 22-23, तब तक टेलीकॉम का आरपू कम हो गया है। 7 साल में 5% से तो सबका सैलरी भी बढ़ता है, पर आरपू क्या हो गया, कम हो गया। और डेटा यूसेज 4x हो गया, तो अभी क्या आरपू बढ़ने ही वाला है, उन लोग रेट बढ़ाएंगे। तो ये जो सेक्टर है हमको कितना डिफेंसिव लग रहा है। डिमांड ग्रोथ विल कंटिन्यू, प्राइस ग्रोथ विल कंटिन्यू, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विल आल्सो कंटिन्यू। तो टेलीकॉम में भारती इज अ वेरी गुड प्ले। वैसे ही हम आगे देखें तो फार्मा, कि फार्मा सेक्टर को कोई इंटरेस्ट रेट से कनेक्ट नहीं कर सकता, जरूरत है तो है। और फार्मा में जो एक्सपोर्ट्स करते हैं यूएस में, वो क्या है, डॉलर डिनोमिनेटेड एक्सपोर्ट होता है कि भाई वन मेडिसिन इज 20 सेंट्स तो 20 सेंट्स। वो डॉलर अगर रुपया में अगर हमको ज्यादा 82 रुपीज मिलता है इंस्टेड ऑफ 72, तो भाव नहीं घटने वाले। तो फार्मा को रुपी डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा टेलविंड मिलेगा, प्लस जो फ्रेट रेट इतने बढ़ गए थे, जो कोलैप्स हो चुके, तो वो भी उनको थोड़ा फायदा होगा। डिमांड भी इनइलास्टिक है, डिमांड कोलैप्स नहीं होगी। इट्स अ कॉम्पिटिटिव सेक्टर, वी ऑल नो। सो फार्मा में जैसे सन और सिप्ला हो गए, इट्स अ गुड प्ले दैट वी शुड लुक एट फ्रॉम लार्ज कैप पर्सपेक्टिव। एंड थर्ड दैट वी शुड लुक एट इज it is not very defensive but still very upcoming and good, which is defense sector. So within capital goods sector, अभी गवर्नमेंट ने नक्की कर लिया कि भाई इतनी आइटम तो नेगेटिव लिस्ट में इंपोर्ट नहीं कर सकते। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोई ऑर्डर जाना है, ऑर्डर जा चुके हैं, जिसका ऑर्डर आ चुका है उसका तो एग्जीक्यूशन होकर बिजनेस बढ़ने ही वाला है। सो डिफेंस इज अ सेक्टर, से हिंदुस्तान एरोनॉटिक और एक दो और भी स्टॉक ले लो। सो वंस अगेन अ वेरी डिफेंसिव स्पेस। जबकि मैं अभी दूसरा साइड ऑफ द मार्केट देखूं तो कहीं पर ना कहीं पर आर्ग्यूमेंट क्या आएगी, जैसे आईटी डिमांड स्लाइटली कम हो गई लेकिन प्राइस तो बहुत कम हो गए, तो ये अभी यहाँ से एक रैली दे सकता है, बट वी आर नॉट श्योर इज इट अ ट्रू डिफेंसिव। सो उसको हम अंडरवेट रखते हैं पोर्टफोलियो में। बैंकिंग एक्सट्रीमली हेल्दी बैलेंस शीट एंड क्रेडिट ग्रोथ वेरी गुड, बट अगर टाइट टर्न तो उसमें एनपीए आने का चांस है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी ये करते हैं कि हमें एनबीएफसी फोकस नहीं रहना है, हमें बैंक्स एंड मिड साइज बैंक्स फोकस्ड रहना है और इक्वल वेट रहना है। हमें बहुत ज्यादा ओवरवेट करना नहीं है और थोड़ा इंश्योरेंस को एंट्री देना है, बिकॉज वो सेगमेंट ऐसा है जहां पर डिमांड किसी चीज से ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ये दो सेक्टर देखने के बाद बाकी रहा पूरा कंजम्पशन बास्केट, मतलब कि हम रोजमर्रा की चीजें ले लें, एफएमसीजी जिसको बोलते हैं, लीवर्स, ब्रिटानिया, नेस्ले, या हम कुकिंग रेंज, टीवी, ऐसे ड्यूरेबल्स ले लें, या उससे आगे ऑटोमोबाइल दैट इज हाई वैल्यू ड्यूरेबल्स ले लें। ये सब चीज कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट और इनकम से कनेक्टेड है, तो अभी उसमें बहुत ही अच्छा डिमांड रेट है। तो हम ऑटो, और ऑटो जहां पर वो ईवी में अच्छा पोजीशनिंग है, ऐसा एक महिंद्रा रेकमेंड करते हैं, कोई ऑटो एंसिलरी रेकमेंड करते हैं। वंस अगेन जिस पे ईवी फोकस है तो मीडियम टर्म भी अच्छा करेंगे। सो सिलेक्टिवली देन वी आर गोइंग इनटू दैट पोर्टफोलियो। One sector which is standing out within this consumption and service basket is hotels. They've come into a phase, yes, they've come into a phase where their room
consumption, that means that room nights is increasing, plus the average revenue per room night is also increasing. तो हमें लगता है कि दिस और इतना अभी सप्लाई नहीं है रूम का, तो ये सेक्टर अभी 2 से 3 साल के लिए बहुत अच्छा करेगा। आपने बहुत सारे सेक्टर्स गिनाए अमीषा मैम, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि आईटी में परफॉर्मेंस तो है, ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी जो नतीजे आए हैं उनसे साफ पता चलता है कि दे आर ग्रोइंग, दे आर नॉट डी ग्रोइंग, बट स्टिल, और अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे भी देखें काफी अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा? इज इट बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी फेयर्स दैट वी आर लुकिंग इन यूएस एंड यूरोप, जहाँ पे ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आईटी स्पेंड्स कट होंगे, तो क्या वही एक दिक्कत है? डेफिनेटली वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और आईटी एक ऐसे फेज में बहुत टाइम से था कि वहां पर 8-10% का ग्रोथ आ रहा था। लास्ट 2 साल में डिजिटाइजेशन के चलते, जैसे कोविड में सबने रियलाइज किया बायर साइड में कि डिजिटाइजेशन इज अ मस्ट, ऑर्डर इनफ्लो एंड ऑर्डर साइज ह्यूमंगस हो गए, एंड उसके चलते ये जो ट्रेंड ग्रोथ 10-12% था वो 15-18% होने लगा आईटी सेक्टर में। अभी ये रिसेशन के चलते हमें लग रहा है कि वापस, जैसे आप ऑल लार्ज कैप के भी बॉटम लाइन ग्रोथ नेक्स्ट 2 साल की देखोगे तो सिंगल डिजिट है, 8 से 10% का है, वैल्यूएशन 20 से 23% के पी में है, तो अभी भी वो ऐसे जोन में है कि उसमें ट्रेडिंग अपसाइड और ट्रेडिंग रेंज रहेगी, जो ब्रेकआउट करके नए जोन में न प्रॉफिट ग्रोथ इतना अग्रेसिव है, न रीरेटिंग की संभावना है, इसलिए वो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे, ऐसा मानना है हमारे। Ma'am, how concerned are you about falling rupee, depreciating rupee, and जो ब्याज दर बढ़ने की एग्रेशन हम देख रहे हैं यूएस फेड की तरफ से, उसका जो इम्पैक्ट हम अपने आरबीआई गवर्नर के डिसीजंस में देख रहे हैं, तो ओवरऑल पिक्चर आपको कैसा लगता है अगर हम रुपी की बात करें और साथ में ही इंटरेस्ट रेट्स की बात करें? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई को फेड के साथ थोड़ा तो मोमेंटम रखना ही पड़ेगा। हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा टेपर जल्दी हो जाएगा ऐसी संभावनाएं बहुत अच्छी है, क्योंकि हम फूड ग्रेन वाइज काफी इंडिपेंडेंट है, एंड काफी सारी बेसिक कमोडिटी भी हमारे पास है, पर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक ऑयल है। जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि ऑयल भी लाना है और उसको 72 की जगह 82 रुपया देना है, तो हमारा एक विशेष साइकिल चालू हो जाता है। बट वो चलते हुए भी जब तक फेड पॉज नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक, मेरे हिसाब से आरबीआई पॉज नहीं कर सकता, क्योंकि एनी विच वे हम 13 इयर्स लोएस्ट डिफरेंशियल पर है। जैसे कि जो डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर ऑफ यूएस एंड 10 ईयर ऑफ इंडिया वो कोलैप्स हो चुका है, वो एकदम लोएस्ट पे, वो रिवर्स तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, और यहाँ से और नैरो भी नहीं होगा, मतलब कि वहां पर जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट होता रहेगा, एंड थोड़ा रिड्यूसिंग लिक्विडिटी भी आरबीआई का जो मोड है वो चालू रहेगा। रुपी ये चलते हुए अभी भी आप देखोगे तो रुपी एज अ करेंसी अक्रॉस ऑलमोस्ट 20 important currencies have depreciated least as far as dollar is concerned. Right. तो वो आउट परफॉर्मेंस रहेगा, but ट्रेंड कैन नॉट चेंज। जो ट्रेंड अभी इंटरेस्ट रेट हाइक का है ग्लोबली, तो हमें उसके टेंडम में रहना पड़ेगा। अगर डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एंड अदर करेंसीज आर डेप्रिशिएटिंग, वो ट्रेंड चलता है तो हम आउट परफॉर्म करेंगे, बट हम नहीं डेप्रिशिएट करेंगे वो बोलना डिफिकल्ट है, वो व्यू लेना ही मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैम, हाउ विल यू अप्रोच द मार्केट इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी कंजम्पशन स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है, तो क्या हमको उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनकी डोमेस्टिक में प्रेजेंस ज्यादा है और इंटरनेशनल में कम है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी दिक्कतें बहुत है, तो शुड वी फोकस ऑन द डोमेस्टिक स्टोरीज? या मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट सम पीएलआई स्टोरीज कि जहां पर हम कोई स्केल हो जाए, या तो केमिकल सेगमेंट या फार्मा, जैसे मैंने कहा
वहां पर कोई एक्सपोर्ट फोकस्ड अच्छा कर रहा है तो स्पेशलिटी केमिकल या स्पेशलिटी फार्मा तो वो देख सकते हैं, बट अदरवाइज पोर्टफोलियो का फोकस डोमेस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफ यूरोप में है उससे थोड़ी कम यूएस में है, पर ये दोनों ही हमारे लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स है, तो वहां पर तो कंजम्पशन एंड डिमांड इम्पैक्ट होंगे ही, तो हमें हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करके ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अमिता जी, आपने बात की हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि आपने कहा कि अगर फेड बढ़ाता है तो आरबीआई को बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जो एक उभर के अभी निकल के आया था वो रियल एस्टेट सेक्टर था, जो पिछले 1-1.5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वहां पे कुछ दिक्कतें आ सकती है बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर हाउसिंग लोन्स? आनी तो चाहिए, बट अभी ऐसा है कि लास्ट 10 साल से रियल एस्टेट सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, लोग अपना डिसीजन डिले कर रहे थे, बट कोविड ने एक पुश दे दिया कि सभी बाहर नहीं है, सबको थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, प्लस कोविड के चलते एक चीज तय हो गया कि रियल एस्टेट प्राइसेस अब गिरेंगे नहीं, जब प्राइस नहीं गिरेंगे उसका लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है, तो उनका बाइंग डिसीजन कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन में बदलता है, तो हम वो फेज ऑफ ग्रोथ से जा रहे हैं। बट एज एन अर्ली इंडिकेटर आई कैन टेल यू कि ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके जो ग्रोथ है वो टेपर हो रहे हैं, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं उसकी इम्पैक्ट, अभी हमें रजिस्ट्रेशन बहुत हाई दिख रहा है जी, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो ग्रोथ रेट है वो टेपर हो रहा है, और बैंकों में भी जहां पर इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है वो अदर कैटेगरीज में ज्यादा आ रहा है, तो मुझे मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट का ये साइकिल चालू ही रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हम जरूर देखेंगे। वंस अगेन डिमांड सप्लाई अगर आप देखो तो 10 साल की मंदी के बाद नए प्रोजेक्ट से इतने कम है, राइट, तो वो डिमांड सप्लाई इक्वेशन थोड़ा अलग चल रहा है, तो मैं ज्यादा मंदी नहीं देख रही हूँ, मुझे लगता है थोड़ा टेपरिंग ऑफ द यूफोरिया होगा, बट डिमांड विल स्टिल सस्टेन, बिकॉज अभी इतनी प्रोडक्ट इन्वेंटरी नहीं है, लोएस्ट इन्वेंटरी 18 महीना की इक्वल टू डिमांड इज द ओनली इन्वेंटरी इन ऑल मेजर मेट्रोस, right, so I think that it will continue, but it will be with less speed. Will that be the case with autos also, because auto भी interest rate sensitive sectors में ही माना जाता है? I totally agree with that कि उसे भी माना जाता है, but अभी तक इंडिया में हमें जॉब लॉसेस, सैलरी रिडक्शन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई अर्ली इंडिकेशन आए तब जाके हम ये दूसरा उसका रिपरकशन पे व्यू ले सकेंगे। आप देखोगे तो इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद यूएस में भी जॉब क्रिएशन इज स्टिल नॉट टेकिंग अ हॉल्ट, इट इज सो एग्रेसिव व्हिच कंफ्यूजेस फेड कि हमारी चीजों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो हम तो भी उससे भी ज्यादा अर्ली साइकिल में, तो जब तक जॉब लॉस नहीं होगा या जॉब लॉस की सीवियरिटी नहीं होगी तो कंजम्पशन इतना जल्दी गिरेगा, ग्रोथ रहेगा, एट द मोस्ट यू कैन से ग्रोथ कम होगा। मैम, second last question for you. Now, if you have to build a portfolio, क्या आपका जो फोकस है वो लार्ज कैप्स पे ही होना चाहिए या फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल का प्रदर्शन देखें तो स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द मेजर इंडाइसेस। एग्जैक्टली, देखिए जनरली हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट आउटलुक में लार्ज कैप में ज्यादा जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करते हैं, पर ये बात जब मैं मार्केट नॉट मार्केट बट इकोनॉमी की ब्रेथ देखती हूँ कि कितने सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो वो बहुत वाइड ब्रेथ है, कितने सारे स्लीपिंग सेक्टर्स सडनली अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि पेपर हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, डिफेंस हो गया, उसके चलते कैपिटल गुड्स तो चलो एक पूरे डिकेड से कहीं पर कुछ हो ही नहीं रहा था, उसमें इतना एक्शन देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इवन इफ दिस इज अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल,
60% large cap, 25-30% mid cap, and 10 to 15% small cap. इस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. So 40% अभी भी हमें मिड एंड स्मॉल कैप में सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके एलोकेशन रखना चाहिए. प्राइवेट केपेक्स को लेके आपका क्या नजरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन ऑन ट्रैक, काफी अच्छी स्पेंडिंग कर रही है सरकार, तभी हम टिके हुए हैं. प्राइवेट केपेक्स बहुत कंपनीज ने अनाउंस किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा. बट आर यू हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग इन द प्राइवेट स्पेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जहां केपेक्स था ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज टोटली एब्सेंट? Yeah, I am very happy with the private capex. And I see that really happening. And one of the key triggers which started with, say, China Plus One, added by PLI, which is one of the smartest move, I say, by this government, and done very diligently, very diligently, aided again by Atmanirbharta in defense, is now supported further by Europe Plus One. क्योंकि यूरोप एनर्जी कॉस्ट इतने हद तक आउट ऑफ कंट्रोल है कि उन्हें प्रोडक्शन सोर्सिंग यहाँ से करना ही पड़ेगा. एंड वी सी दैट व्हाइल टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स अक्रॉस. सो मुझे लगता है ये 4-5 फैक्टर्स से चलते जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है दैट विल कंटिन्यू टू डू वेल. वंस अगेन इट इज डिफाइंग द बेसिक लॉजिक कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और कैपेक्स भी होगा, बट होगा क्योंकि ये साइकिल बहुत टाइम के बाद वापस आई है. एंड हम इसीलिए काफी सारी चीजों में हिस्ट्री से थोड़ा डिफाई करेंगे एंड आउट परफॉर्म करेंगे. The share that you like the most, Amisha, in the stock market right now? Difficult question, I know, but then स्टॉक 4000 मीनिंगफुल स्टॉक, निफ्टी 500 में 500 स्टॉक, और मैं बता दूं तो पर जरूर मैं कोशिश करूंगी. पर अगर आप मेरे को एटलीस्ट, बिकॉज सी मेरे को अभी आई स्टिल फील दैट देयर विल बी quite a few stocks that will continue to do well in the sectors because it's a pretty broad based thing. But if you ask me 3 stocks, I would rather like to put like this. One of the stocks which we really like is VIP Industries. It's into travel bags and also going to be benefited by both increasing entry into newer segments and focused on cost reduction through in-house manufacturing. और ये सब कंपनी जीरो डेट है, 25-30% ROE बनाती है. Segment is growing because of the real large middle class and everybody wants to experience. Yes. So experience is travel. So we thought that this is doing very well. VIP is one of the stocks that we recommend strongly. Secondly, we are looking at chemical sector for quite some time. A lot of stocks have given good returns in past 3 to 5 years. Jubilant Ingravia within this is one of the stocks where business model is changing into specialty. It's a sizable profitable company. So हमें लगता है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, तो री-रेटिंग के बहुत अच्छा चांसेस है. So and one of the other mid-sized banks, so to say, is Federal Bank. We think that they're doing really well and available at very good valuations. So growth plus re-rating की possibility है. Amisha, you are a source of inspiration to hundreds of women out there who really want to make their career in stock markets. आपने अपनी लगन से, आपने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को इस एपिटोम पे पहुंचाया है. आप अपने को इतने you are a known personality in the stock markets. क्या एडवाइस देंगे आप एक women segment को जो stock market में अपना जो है future बनाना चाहती है? Definitely मैं कहूंगी कि we as women will prove to be much better investor because inherently we come with a tendency to ask more questions, which means we look at different perspectives, which means we don't jump to conclusions, and
if we do so, which means our ability to analyze risk and return is better. So inquisitiveness is a must for people who wants to find a good investable idea and stick to it. तो पहले तो वो कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है. जैसे वो किया तो हम राइट डायरेक्शन में स्टेप्स लेना चालू करेंगे. एंड सब कोई सभी कुछ सीख सकता है. तो वी विमेन इन्वेस्टर्स, व्हाई वी विल नॉट लर्न? वी विल डेफिनेटली लर्न. पर जैसे आप कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं, इतनी अच्छे मीडिया में, यूट्यूब पे एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो हम क्यों किसी का सिर्फ मेकअप देखें? हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक क्या बना रहा है, कौन सी कंपनी मेकअप बना रही है, कितना कमाती है, तो मैं कैसे उसमें एक छोटा शेयर लेके पार्टिसिपेट करूं और मेरा सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करूं. तो आई फील वी वुमेन कैन मेक एक्सीलेंट इन्वेस्टर्स. And we should start our journey whichever stage of life we are in. It's immaterial हम कहाँ पहुंचे. जहाँ जाना है वो मंजिल पे जिस दिन से कदम चालू रखिए हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. I wish all the very best to all the listeners, young millennials as well as our age, that we should start our journey and become financially independent. Thank you so much, Amisha जी, आज हमको समय देने के लिए. Thank you for being with us. Thank you for your time. आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी दर्शकों को और आपकी टीम को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं. Thank you so much.